हेलो मेरे प्यारे ट्वेल्थ और नीट के साथियों जो नीट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और ट्वेल्थ बोर्ड तो आपके सर पे ही है। अब सर पे है तो सर मत देखने लगना है। कई लोग होते हैं सरवर देखने लगते हैं कि सर पे है, कहाँ है, नहीं दिखेगा। बोर्ड है हम लोगों का। और मेरी कोशिश है, कुछ मैंने अपने आप को भी चैलेंज दिया है आप लोगों के लिए, 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज। देखते हैं, ठीक है। आज 19 जनवरी है, 19 फरवरी तक देखते हैं कितनी वीडियोस पड़ जाती हैं। सब लोग चैलेंज ले रहे हैं तो मैं भी सोचा कि एक चैलेंज ले ही लूं। हाँ, मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए लेता हूं। तो पहली वीडियो हम लोग देखेंगे किसकी? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है ना। बायोलॉजी का है, सेकेंड बुक मतलब 12th की बुक है ना। और वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक तो हम यही देखेंगे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या? बायोटेक्नोलॉजी जैसा कॉन्सेप्ट क्यों आया? बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। उसके पहले जानेंगे। देखो, कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। आप या तो जिंदा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करें और देयर एंजाइम्स या उनके पार्ट इस्तेमाल करें। किस चीज के लिए? ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे प्रोसेसेस के लिए जो यूजफुल हो। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का अगर ट्रेडिशनल डिफिनेशन हम देखें तो ट्रेडिशनल डिफिनेशन में हम यही कहेंगे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है। क्या है? और टेक्निक, इस टेक्निक में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? लाइव ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनका एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, या इनका कोई पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोडक्ट और प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोसेसेस के लिए जो ह्यूमंस के लिए क्या हो? बेनिफिशियल हो, ह्यूमंस के लिए क्या हो? यूजफुल। तो बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेडिशनल डिफिनेशन हमको दिख गया भाई, समझ आ गया होगा। तो ट्रेडिशनल डिफिनेशन ऐसी होती है कि जैसे हम नॉर्मल कोई चीज कहते हैं, तो आप अपनी डेली लाइफ में देख ही रहे हो, है ना, किसी को किसी भी नाम से बुलाना। तो अगर आप एक जगह पे आते हो, एक स्टैंडर्ड जगह पे जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपको चीजों को थोड़ा स्टैंडर्ड वे में कहना होता है। तो स्टैंडर्ड वे में कहने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन बनाई गई। और वो डिफिनेशन किसने बनाई बाबू? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाई। किसने बनाई? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने। EFB भी शॉर्ट में कहते हैं, एनसीईआरटी में है। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे? द इंटीग्रेशन। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब मिलाव है। आप मिलावट करिए। किसका किसका मिलावट करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो प्राकृतिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका इंटीग्रेशन करना है, उनके सेल्स का इंटीग्रेशन करना है, उनके पार्ट्स का इंटीग्रेशन करना है, और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका इंटीग्रेशन करना है। किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। कह रहे हैं नेचुरली जो भी चीजें पाई जा रही हैं उन सबको इंटीग्रेट करना है, एक जगह लाना है, उनसे कुछ नई चीजें पानी है ना। किस चीज के लिए भाई साहब? नई चीजें पानी है, प्रोडक्ट और सर्विसेज हमको उससे चाहिए। तो अगर हम EFB की डिफिनेशन देखें तो EFB क्या कहती है? बायोटेक्नोलॉजी द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। उनके सेल्स, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के या तो सेल्स हो, पार्ट्स हो, या उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब प्रोटीन की बात कर लें हम, प्रोटीन के बाद बात कर लें किसका? DNA का।
डीएनए के बाद बात कर लें किसका, आरएनए का, क्रोमोसोम्स की बात कर लें, गैमीट्स की बात कर लें, सब मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म जो मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें हैं उनकी बात करें। ठीक है लल्ला, तो दो डिफिनेशन मिली, एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन, एक ट्रेडिशनल डिफिनेशन। स्टैंडर्ड डिफिनेशन कुछ और कहती है और ट्रेडिशनल डिफिनेशन कुछ और कहती है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही है लगभग लगभग, थोड़ा सा अंतर है। यहां प्रोडक्ट और सर्विसेज कर दिए हैं, अब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज केवल और केवल ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं रही, इसीलिए इसको क्या कह दिया भाई, आप कोई जानवर है बीमार है, उसका इस्तेमाल उसको सही करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ले लें, तो भाई ये वाली डिफिनेशन गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसलिए हमको एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन दी गई, किसके द्वारा दी गई बाबू, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी किस किस चीजों से डील करेगी, बायोटेक्नोलॉजी का एरिया क्या है, कहां कहां अपना जो है उंगली करेगी, वो किस किस जगह पे उंगली करेगी। कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस। सबसे पहली चीज क्या है, ऐसे प्रोसेसेस जिनमें माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे अगर हम दही बनाते हैं, जैसे अगर हम ब्रेड बनाते हैं, जैसे अगर हम क्या बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, तो इन सारी चीजों में किसका इस्तेमाल हम करते हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब्स का। बायोटेक्नोलॉजी डील करती है किससे, सबसे पहला एरिया ऐसा है जो माइक्रोब मीडिएटेड है। कैसा है, माइक्रोब मीडिएटेड। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वाइन वगैरह बनाने के लिए भी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब में फर्टिलाइजेशन कराएं, ऑफ साइट फर्टिलाइजेशन कराएं। एक होता है ऑन साइट, एक होता है ऑफ साइट। ऑफ साइड का मतलब कहीं कोई प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हम कहीं और करा रहे हैं। इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं बाबू, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। दो एरिया मिला आपको। तीसरा कह रहे हैं सिंथेसिस करें या और उसका यूज करें, किसका, जीन का। जैसे आगे पढ़ेंगे हम, जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं इंसुलिन की जीन हम बनाते हैं और शरीर में डालते हैं, तो शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन मेंटेन रहता है। तो देखो यहां नई जीन को हम बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक एरिया ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन। अभी तो कोरोना था, देखे ही होगे तुम लोग वैक्सीन की कितनी ज्यादा महत्वता है। ये नॉर्मल है, बाकी वैक्सीन तो बहुत सारी चीजों की लगी है हम लोगों को। तो अगर आपको डीएनए वैक्सीन बनानी है तो डीएनए में कुछ उलटफेर करना पड़ेगा कि नहीं, और उस उलटफेर को करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ेगी। तीसरा कहां, पांचवा क्या है एरिया, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। अगर एक जीन क्या है, खराब हो गई है, जन्मजात ही खराब है, जन्म के समय से ही खराब है, तो उसको करेक्ट करने का भी प्रयत्न हम करते हैं, या हम नहीं करते हैं, कौन करता है, बायोटेक्नोलॉजी करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी का एरिया दिख रहा है आपको, कितने सारे एरिया हैं, 5 दिख रहे हैं। माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस, मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड वाइन। दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, प्रिपरेशन ऑफ अ डीएनए वैक्सीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। तो 3 चीजें हम देखे बाबू, ट्रेडिशनल डिफिनेशन देखे, स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखे और बायोटेक्नोलॉजी का एरिया देख लिए। ठीक है, इतना इसी तरीके से याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कोर टेक्निक कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। कह रहे हैं पहली टेक्निक है, पहला प्रिंसिपल है हमारा जेनेटिक इंजीनियर, और दूसरा प्रिंसिपल है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं कि द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, is chemically altered and introduced into host organisms to change the phenotype। कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी इंजीनियरिंग सर्विस है या ऐसा टेक्निक है, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, उसको हम केमिकली अल्टर करते हैं। अब जब भी कोई चीज केमिकली अल्टर होगी तो वो पहले जैसी नहीं रहेगी। तुमको पता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज सॉलिड लिक्विड गैस वाला होता है जिसमें फेज चेंज होते हैं। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस मिलते हैं, हमको क्या मिलते हैं,
नए सब्सटेंस। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए और आरएनए है उसको हम केमिकली अल्टर करेंगे, और जैसे ही केमिकली अल्टर करेंगे वो किसी नए फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और नए फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम उसको किसमें डाल देंगे भाई, इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट में, जिसको हमको चेंज करना है, जिसका फिनोटाइप चेंज करना है, जिसका अपीयरेंस चेंज करना है ना, उसमें हम उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये पूरी टेक्निक को हम क्या बोलेंगे बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। कह रहे हैं ऐसी टेक्निक बेटा, कैसी टेक्निक सर, जिसमें डीएनए और आरएनए को हम केमिकली ऑल्टर करेंगे, केमिकली ऑल्टर करके और उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि उसका फिनोटाइप, उसका जो अपीयरेंस है, फिनोटाइप क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है, बात समझ आई। ये है पहला प्रिंसिपल हमारा, पहली कोर टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो पहली कोर टेक्निक मतलब आप जीन ही चेंज कर दोगे तो पूरा का पूरा तो फीचर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये किए तो आप कहीं भी तो नहीं कर सकते हैं ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला काम कहीं भी तो नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे उठाए कि बैठ गए सड़क पे वाइट जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो वहां दुनिया भर के और भी तो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह घूम रहे हैं, कंटामिनेशन कर देंगे कि नहीं, इसका नुकसान पहुंचेगा कि नहीं, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से इसको ऐसे इन्वायरमेंट में करते हैं जो स्टेराइल होता है, जो इसके साथ इसको चेंज करते समय इन्वायरमेंट उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। देखो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या कहते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब समझ लेना कि जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है उस पूरे एरिया की शुद्धता हम उसको शुद्ध रखेंगे, जिससे वहां किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो। देखो यहां कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल एम्बियंस। कैसा इन्वायरमेंट, कैसा एम्बियंस हम मेंटेन कर ले, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब वहां किसी और चीज का कोई भी कंटामिनेशन ना हो। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग, अगर कंटामिनेशन नहीं होगा तो जो हम चाहते हैं डिजायर्ड माइक्रोब ही वहां ग्रो होगा। कह रहे हैं फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब एंड यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम। कह रहे हैं बायो प्रोसेस, पहली कोर टेक्निक हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, दूसरी कोर टेक्निक हो गई कौन सी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कह रहे हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, मेंटेनेंस करेंगे हम किसका, स्टेराइल एम्बियंस का। किसका, स्टेराइल एम्बियंस। हम ऐसा एम्बियंस मेंटेन करेंगे जो हमारे प्रोसेस में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब, क्या करने के लिए, क्यों हम मेंटेनेंस करेंगे स्टेराइल एम्बियंस का, हमको डिजायर्ड माइक्रोब्स को ग्रो करना है, यूकैरियोटिक सेल को ग्रो करना है, कैसे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, और फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम। क्लियर है, इतनी चीजें समझ में आ गई, चार चीजें हमको समझ में आई। चार चीजों में ट्रेडिशनल डिफिनेशन, ईएफबी द्वारा दिया गया डिफिनेशन, उसके बाद ईएफबी द्वारा दिया गया डिफिनेशन, फिर बायोटेक्नोलॉजी का एरिया देखे कहां कहां डील करेगा, कोर टेक्निक देखे, कोर टेक्निक कितनी है, दो ही है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तीसरा आ जाओ, कह रहे हैं कि अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमको बनाना है, जीएमओ बनाना है। क्या बनाना है, जीएमओ हमको बनाना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो हमको कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का आप जेनेटिक्स मॉडिफाई कर रहे हैं या उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, तो क्या क्या आप स्टेप लेंगे। पहला लेंगे, हमको डिजायरेबल जीन के साथ वो वाले डीएनए को खोजना पड़ेगा। मान लो हमारे पास एक प्लांट है जिसकी पैदावार अच्छी है, लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, वो डिजीज रेजिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, तो पहले तो हम उसको अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड बना रहे हैं तो हमको वो जीन खोजनी पड़ेगी जिसके पास डिजीज को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होगी।
बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं? अगर हमको एक ऐसी क्रॉप जनरेट करनी है जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, साथ में उसकी ईल्ड बेहतर हो, तो हमको वैसी जीन खोजनी पड़ेगी कि नहीं? तो पहला चीज हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नहीं? देखो पहला प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। क्लियर है? पहला जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया जीन, अब क्या करेंगे? उस जीन को किसी तरीके से बाहर निकालेंगे और उस पर्टिकुलर क्रॉप में डालेंगे, तो उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड जीन डीएनए इनटू द होस्ट। आइडेंटिफाइड डीएनए, जो डीएनए डिजीज रेजिस्टेंट है या जो जीन डिजीज रेजिस्टेंट है, उसको किसमें इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा? होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। किसमें करेंगे? होस्ट में। तीसरा क्या करेंगे? तीसरा हम ऐसा मेंटेनेंस करेंगे, मेंटेनेंस ऐसा करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। आप उस डीएनए, वो डीएनए किसी होस्ट में गया और जाने के बाद पड़ा रहे तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। वो जाने के बाद एक तो खुद एक्सप्रेस हो, तो एक्सप्रेस करने के लिए भी हमको उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, साथ में वो अपने आने वाली प्रोजेनी में ट्रांसफर हो, तो ऐसा भी काम हमको करना पड़ेगा, कुछ इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एक तो एक्सप्रेस भी हो, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस भी करे, दूसरा प्रोजेनी में क्या हो बेटा? ट्रांसफर भी हो। क्लियर है? बेसिक स्टेप समझ में आया? बेसिक स्टेप 3 ही है, आइडेंटिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन है और मेंटेनेंस। आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस है। अगर कोई जीन भाई साहब मेरे मान लो आए और आगे जनरेशन में नहीं जा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इतना झोल झाल करने का कोई मतलब भी नहीं है। क्या करेंगे इतना तमाशा करके जो आगे प्रोजनी में पहुंचेगी ही नहीं, कैरेक्टर कोई आएगा ही नहीं आगे प्रोजनी में। कह रहे हैं फिर इसको देखो, कह रहे हैं पहले क्या था? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अभी ट्रेडिशनल डिफिनेशन देखे तो पहले भी ऐसा नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन कोई नाम नहीं दे पाया था, बायोटेक्नोलॉजी पर्टिकुलर नाम नहीं दे पाया था उसको, तो लोग करवाते थे हाइब्रिडाइजेशन। कह रहे हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक लेड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन एंड डिजायरेबल जीन। कहते हैं ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक थी, जो पहले जमाने में लोग करते थे, संकर प्रजातियां जो प्रोड्यूस करते थे क्रॉप्स वगैरह की, है ना, उसमें क्या होता था कि डिजायरेबल जीन तो जाती थी, साथ साथ में अनडिजायरेबल जीन भी चली जाती थी, तो इसलिए मामला क्या हो जाता था? गड़बड़ा जाता था। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा हम मेंटेन करते हैं, सब कुछ ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसमें केवल और केवल डिजायरेबल जीन ही पर्टिकुलर होस्ट में इंट्रोड्यूस की जाती है। क्लियर है? पहला आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन में हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है वो इंक्लूजन भी करेगी और मल्टीप्लीकेशन भी करेगी, डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स की भी। ठीक है? इसलिए हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसमें केवल और केवल कौन जा रहा है? कौन मल्टीप्लाई करेगा? कौन इंक्लूड होगा? केवल और केवल डिजायरेबल जीन। क्लियर है? फिर आओ दूसरा प्रोसेस हमने बताया था, दूसरा स्टेप इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। कह रहे हैं a vector DNA such as plasmid is used to deliver an alien piece of DNA into the host organism। यहां आओ देखते हैं। कह रहे हैं कि पहले तो आप डायरेक्ट कहीं से जीन निकाले और डायरेक्ट किसी में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बीच में हमारे पास एक मीडिएटर है। एक क्या है? मीडिएटर। ये है हमारी मान लो डिजायरेबल जीन, हम बोल दिए, और ये है मान लीजिए हमारा होस्ट। क्या है? होस्ट। आप डायरेक्ट डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप क्या करेंगे बेटा? पहले डिजायरेबल जीन को एक एजेंट के पास लेके जाएंगे और उस एजेंट को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? उस एजेंट को बोलते हैं प्लाज्मिड। कह रहे हैं उस एजेंट को बोलते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? अब वेक्टर का एक एग्जांपल है हमारे पास प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड क्या होता है? ये क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड की डिफिनेशन है आपकी किताब में एनसीईआरटी में दिया होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से हटके,
क्रोमोसोम से हटके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऐसा डीएनए जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, जो अपने आप से रेप्लिकेशन कर सकता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो डिजायरेबल जीन को पहले हम उस वेक्टर में डालेंगे, वेक्टर बनाएंगे। देखो वेक्टर को कैसा कर दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया है, और ई कोलाई हमारा होस्ट है, फिर इसको हम किस में डाल देंगे बेटा, होस्ट में डाल देंगे। अब बात समझ आई। तो बीच में 3 प्रोसेस है भाई साहब, आप डायरेक्ट डिजायरेबल जीन को होस्ट में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना। बीच में हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेक्टर का। किसका, वेक्टर का। कह रहे हैं वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड किसका नाम भाई, प्लाज्मिड किसका एग्जांपल है, वेक्टर का, इज यूज्ड टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। आगे वेक्टर को डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो बस ऐसे ही पढ़ लिए ना। प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड का एग्जांपल, प्लाज्मिड की डिफिनेशन बताएं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम जो बढ़िया, मतलब जो जेनेटिक क्रोमोसोम है उससे हटके जो हमको डीएनए का मॉलिक्यूल मिलता है उसको कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है। पहले जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है हम प्लाज्मिड डालेंगे, और फिर प्लाज्मिड डालने के बाद उसको किसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर कह रहे हैं पहला क्या किए बेटा, आइडेंटिफाई किए हैं। आइडेंटिफाई में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनडिजायरेबल और डिजायरेबल दोनों आ जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिसमें केवल डिजायरेबल जीन को ही हमको निकालना है, उसको फिर इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर करेंगे ऐसा काम जिससे मेंटेनेंस भी रहे, मतलब वो एलियन पीस ऑफ डीएनए होस्ट में मेंटेन भी रहे, साथ में प्रोजेनी में ट्रांसफर भी रहे। तो कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। कह रहे हैं पीस ऑफ एलियन डीएनए हैज नो सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नीडेड फॉर स्टार्टिंग रेप्लिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी प्रोजेनी में ट्रांसफर होना है तो आपको भी तो डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या करो, रेप्लिकेट करो। जब रेप्लिकेट करोगे तो आप डबल अमाउंट में हो जाओगे, तो आप प्रोजेनी में ट्रांसफर हो सकते हो। कह रहा है पीस ऑफ एलियन डीएनए, जो एलियन डीएनए का जो पीस है, ठीक है ना, उसके पास वैसा वो सीक्वेंस नहीं है जिससे वो क्या कर पाए, रेप्लिकेशन कर ले, जिससे रेप्लिकेशन क्या हो, उसका स्टार्ट हो, जिसको हम कहते हैं ओराई। क्या कहते हैं, कह रहे हैं सो इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो अपने आप से प्रोजेनी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। हेंस एलियन डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द रेसिपिएंट जीनोम, इट मल्टीप्लाइज एंड इनहेरिट्स along with the होस्ट डीएनए। कह रहे हैं कि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है उसको हमको किसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो होस्ट है उसके जीनोम के साथ, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ, जिससे जब उसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होगा उसी के साथ साथ एलियन पीस ऑफ डीएनए भी क्या होने लगेगा, रेप्लिकेट होने लगेगा। बात समझ आई, तीनों बेसिक स्टेप समझ में आए। ये भी बेसिक स्टेप है ना, अभी तो और कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स आएंगे। कह रहे हैं आगे, फिर जब ये स्टेप करने के लिए भाई हमको डिटेल में जाना पड़ेगा ना, कि कैसे आइडेंटिफाई किए, कैसे उसमें से कट किए, कैसे इंट्रोड्यूस किए, फिर कैसे ऐसा मेंटेन कर दिए कि भाई साहब वो रेप्लिकेट करने लगा। कह रहे हैं फिर द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंसर्टिंग अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म to produce new genetic combination is called recombinant DNA technology। वो प्रोसेस या वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमको मिलता है, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए कौन प्रोड्यूस किया था, वॉज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। किस सन में बेटा, 1972 में। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर दो लोग थे, 1972 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया था इन्होंने।
इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने आइसोलेट किया किसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, ऐसी जीन जो एंटीबायोटिक्स की प्रतिरोधक क्षमता को कंटेट की थी, मतलब एंटीबायोटिक्स का असर उस जीन पे नहीं होता था, मतलब उस ऑर्गेनिज्म पे नहीं होता था जिसमें ये जीन रहती थी, है ना। फ्रॉम किससे, फ्रॉम अ प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, टाइफाइड के प्लाज्मिड से इन्होंने ऐसी जीन को क्या किया, निकाला जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी। फिर उसको किससे लिंक किया, इट वाज लिंक्ड विद प्लाज्मिड वेक्टर, एक प्लाज्मिड वेक्टर, एक के प्लाज्मिड से निकाला, दूसरे प्लाज्मिड वेक्टर में डाला और किस में डाल दिया बेटा, ई कोलाई में डाल दिया। एज अ रिजल्ट द जीन वाज एक्सप्रेस्ड एंड मल्टीप्लाइड इन ई कोलाई। तो ई कोलाई जो पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था, जब इन्होंने उस जीन को इसमें इंट्रोड्यूस किया, कैसे इंट्रोड्यूस किया, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड से निकाला, एक दूसरे वेक्टर प्लाज्मिड में डाला और उस वेक्टर प्लाज्मिड के द्वारा किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसके पास, ई कोलाई के पास वो प्रॉपर्टी आ गई और वो जीन उसमें एक्सप्रेस हुई और उसमें क्या हो गई, वो मल्टीप्लाई हुई। बात समझ में आई कि नहीं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने प्रोड्यूस किया था, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। क्लियर है बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे पढ़ने की, ठीक है। बस इतना ही करते हैं, रोक दो भी।